एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का द आर्ट्स क्लासेज परिवार में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th के मनोविज्ञान का 8वां अध्याय और 8वां अध्याय का नाम है मनोविज्ञान एवं जीवन। मनोविज्ञान एवं जीवन, साइकोलॉजी एंड लाइफ। इसको मनोविज्ञान एंड जीवन, जिसको क्या कहेंगे, साइकोलॉजी एंड लाइफ। और इस चैप्टर से जहाँ तक अनुमान है और जहाँ तक हम लोग कुछ समय से देखते आ रहे हैं, इस चैप्टर से काफी सवाल जो है बिहार बोर्ड ने पूछने का काम किया। तो इन सभी सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद जो है ना बातचीत की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। चलिए सबको ध्यान से सुनेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है मनोविज्ञान एवं जीवन। चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान एवं जीवन। मनोविज्ञान एवं, कोई दिक्कत किसी को? मनोविज्ञान एवं, देखना है कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान के बारे में कौन क्या बताता है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग देखने का काम। और इन मनोविज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास देखते हैं कि पर्यावरण मनोविज्ञान क्या। पहला जो क्वेश्चन है कि पर्यावरण मनोविज्ञान क्या है, इनका थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देख ले। पर्यावरण मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो भौतिक वातावरण कहने का मतलब वर्तमान का वातावरण, वर्तमान के समय और मानव के बीच या मानव के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन कराता है। ध्यान से सुनेंगे। पर्यावरण मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो भौतिक वातावरण और मानव के बीच के आपसी संबंध का अध्ययन कराता है। आपसी संबंध का अध्ययन कराता है मतलब परिस्थिति के आधार पर व्यक्तियों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्टिव करने का कार्य करता है। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा जो इनका एक महत्वपूर्ण जो कहते हैं ना कि टॉपिक है वह है शोरगुल किसे कहते। शोरगुल किसे कहते। सबसे पहले ध्यान देंगे, सवाल पूछा हुआ है कि शोरगुल क्या है और शोरगुल कितने प्रकार के होते हैं। ये सारा का सारा बात जो है बिहार बोर्ड कभी ना कभी पूछा हुआ सवाल है, तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि जिस हम समाज में रहते हैं और जिस कह सकते हैं ना कि परिवार में रहते हैं, वहाँ सदस्यों की संख्या अधिक होती है। सदस्यों की संख्या अधिक होती है। वैसे स्थिति में उपस्थित सदस्य क्या करते हैं कि आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम शोरगुल कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक जगह एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उसे शोरगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? शोरगुल कहते हैं। शोरगुल एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति आपसी बातचीत के दौरान जो क्या होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसे हम शोरगुल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि शोरगुल कितने प्रकार के हो। शोरगुल कितने प्रकार के हो, तो देखा जाए तो शोरगुल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक जो शोरगुल होता है वो निरंतर शोरगुल होता है, निरंतर शोरगुल होता है। जबकि दूसरा जो शोरगुल होता है वह है असंभावित शोरगुल होता है। क्या होता है? असंभावित शोरगुल। शोरगुल किसे कहेंगे? जब कम जगह पर या कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के दौरान बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान क्या होता है, जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसको हम शोरगुल कहते हैं। शोरगुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरंतर शोरगुल। अब निरंतर का मतलब होता है लगातार ना, लगातार। अब जैसे कि आप कहेंगे कि सर निरंतर शोरगुल किसे कहते हैं, तो आपको हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, आप उसको जो है ना पढ़ने का कार्य करें। चलिए
शोरगुल कितने प्रकार के हो गए? तो शोरगुल 2 प्रकार के होते हैं। शोरगुल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, शोरगुल कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। पहला जो शोरगुल होता है वो निरंतर शोरगुल होता है, निरंतर शोरगुल। अब हम निरंतर शोरगुल का जो है ना आपको डिफिनेशन लिख देता। देखिए, निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। निरंतर शोरगुल वह शोरगुल है, निरंतर शोरगुल निरंतर शोरगुल के बारे में बताते हैं कि निरंतर शोरगुल वह शोरगुल है, शोरगुल है जो लगातार होता है, जो लगातार होता है, लगातार होता है, लगातार होता है और व्यक्ति को और व्यक्ति को इसके बारे में पहले से पता होता है, पहले से पता होता है। ठीक है, उसे निरंतर शोरगुल का। जैसे जैसे में देख लीजिए, कारखाना से, जैसे में आप देख सकते हैं ना, कारखाना से उत्पन्न ध्वनि, रेलवे के किनारे घर होने से भी क्या होता है? व्यक्ति को पता होता है कि ट्रेन आएगी, तो ट्रेन आएगी तो कहीं ना कहीं सीटी हॉर्न तो बजाएगी, तो शोरगुल तो होबे करेगा। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि उन्हें पहले से ही मालूम होता है। शोरगुल किसे कहते हैं? जब व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के दौरान क्या करते हैं? आपसी बातचीत करते हैं और बातचीत से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे शोरगुल कहते हैं। शोरगुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना वो क्या होता है? 2 प्रकार के। पहला जो होता है ना निरंतर शोरगुल होता है। अब सवाल करेगा निरंतर शोरगुल किसे कहते हैं? तो वह शोरगुल जो लगातार होता है और व्यक्ति को इसके बारे में पहले से पता होता है, उससे हम क्या कहते हैं? शोरगुल, निरंतर शोरगुल कहते हैं। जबकि दूसरा जो आता है, दूसरा जो आता है 2 नंबर में, तो होता है असंभावित। असंभावित। अब सवाल आपसे करेगा कि असंभावित शोरगुल किसे कहते हैं? तो वैसे शोरगुल जो अचानक होता है और उनके होने के बारे में किसी व्यक्ति को पहले से कोई आइडिया या कोई किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं होती है, ऐसी शोरगुल को हम क्या कहते हैं? असंभावित शोरगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभावित शोरगुल कहते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। अब आगे का देखते हैं। आगे वाला जो बात है वो है ताप। अब क्या पढ़ना हम लोगों को? ताप पढ़ना है। ताप किसे कहते हैं? सबको ध्यान सुनेंगे। तो भाई ताप 2 प्रकार के। ताप क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं ना जिनका थोड़ा सा क्या बनाना, परिभाषा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश। ताप कितने प्रकार के होते हैं? तो ताप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गर्म और एक होता है ठंडा। ताप कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार। एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा। ताप के बारे में ग्रिफिथ टेलर ने 1870 में 1970 में बताया था कि ताप जो है ना मानव जीवन को या मानव के जीवन को प्रभावित करने में सक्षम होता है। सवाल पूछेगा ताप कितने प्रकार के होते हैं? तो ताप 2 प्रकार के। पहला क्या होता है? तो गर्म। दूसरा क्या होता है? ठंडा। ठीक है, पहला क्या होता है? गर्म। दूसरा क्या होता है? ठंडा। ताप के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया। और कब किया? तो 1970 में। तो ग्रिफिथ ने 1970 में अध्ययन के दौरान बताया कि ताप जो है मानव जीवन को प्रभावित करने में काफी हद तक सक्षम होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद का जो एक भाग है हमारे इस पर्यावरण मनोविज्ञान का,
वो है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। सवाल है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, तो देखेंगे गंदगी का ही रूप प्रदूषण होता है, प्रदूषित होता है, गंदगी को ही प्रदूषित या प्रदूषण का। प्रदूषण से मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव, हमारे जीवन पर प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रदूषण से ही आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण का ही कारण है, और प्रदूषण से ही व्यक्ति के जीवन पर क्या हो रहा है, काफी जो है ना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वो क्या होता है, प्रदूषण से होता है, और प्रदूषण में खास करके जल प्रदूषण से और भोजन प्रदूषण से हमें इस प्रकार की बीमारियां हो रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सभी प्रदूषणों से भी बीमारियां होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है हम लोग खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं और बिना हाथ धोए वगैरह जो है हम खाने का कार्य करते हैं। और कितना व्यक्ति इतना आलसी होता है, उसको पूरा क्या करता है कि हाथवा, जैसे कि हमको खाना खाना तो पिछवा हाथवा नहीं धोगा, हाथवा थोड़ा सा भिजा लेगा, इसे खा लेगा, पिछवा से थोड़ी खाना है। इस तरह की जो है ना माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं। ठंडा का मौसम होता है तो कितना लोग हाथ धोना नहीं चाहता है, बात समझ में रहा ना। चलिए, तो प्रदूषण क्या है, तो गंदगी को हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण से मानव जीवन के क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई प्रदूषण से मानव जीवन के ऊपर काफी घातक प्रभाव पड़ता है, और उनसे व्यक्ति काफी प्रभावित भी होते हैं, और कईयों का तो काफी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है उनके जीवन में। इसके हम प्रकार भी बताने। चलिए, अब जो है ना प्रदूषण के मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रदूषण कितने प्रकार को, चलिए देख लेते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं ना, देखते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण कई प्रकार के हो गए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, तो जल में हानिकारक पदार्थों को मिला देने से, जल में अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को मिला देने से जल की गुणवत्ता में कमी होना जल प्रदूषण। जल में हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ को मिला देने से जल की गुणवत्ता में कमी होना जल प्रदूषण। जैसे हम आपको बता दें कि ये बोतल है, मान लो कि ये क्या है, बोतल है या ग्लास है। ग्लास में हम पानी रखे हुए हैं, पानी को पी ली और आधा पानी में मिट्टी डाल दी, तो क्या पहले जो पूरा पानी था और जिस पानी को हम पिए हैं, क्या उस पानी की प्रकृति और वर्तमान के पानी की प्रकृति में कोई अंतर मिला? तो पहले वाला पानी जो है ना मीठा लग रहा था, बल्कि अब क्या जो पानी है, जिस पानी में हमने मिट्टी डालकर पीने का कार्य किया है, वो काफी खराब लग रहा है। तो इस तरह से पानी में या जल में अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ मिला देने से जल की गुणवत्ता में कमी हो जाना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, हवा में अपशिष्ट और बेकार गैसों को मिला देने से, नहीं, हवा में खतरनाक गैसों के मिला देने से हवा की गुणवत्ता में कमी हो जाना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण। ठीक इसी प्रकार मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिला देने से, मिट्टी में हानिकारक पदार्थ मिला देने से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो जाना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। जबकि अधिक शोर शराबा से ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है, अधिक शोर शराबा से ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते, डेसिबल में हम मापते हैं। चलिए, ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में। ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है, आप देख सकते हैं। जबकि अधिक ध्वनि से कान के ऊपर असर करता है, यानी श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, यानी उच्च ध्वनि से क्या होता है, कान खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इस कह सकते हैं ना कि
चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला जो हम लोगों का एक भाग्य है इसी का, वो है भीड़। क्या है? भीड़। भीड़ किसे कहते हैं? सबसे बड़ी चीज कि भीड़ किसे कहते हैं। तो देखिए, भीड़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लिख कर बता दे। चलिए कोई बात नहीं, समझाते हैं, 2 बार 3 बार करके इसको लिखने का काम करेंगे। भीड़ किसे कहते हैं? याद रखिएगा, कम क्षेत्रफल में या कम जगह में अधिक संख्या में लोगों का एकत्रित हो जाने से, यानी कम जगह में अधिक संख्या में लोगों का एकत्रित होने से एक दूसरे के शरीर से शरीर सटने की जो अनुभूति मिलती है उसे भीड़ कहते हैं। मतलब कम जगह में ज्यादा लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे तो एक दूसरे के शरीर से शरीर क्या होगा? टकराएगा, सटेगा, स्पर्श करेगा, और स्पर्श जब करेगा तब हमें एहसास होगा कि क्या हुआ है? भीड़ हुआ। अर्थात कम क्षेत्रफल में अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने से, कम क्षेत्रफल में या कम जगह में अधिक व्यक्तियों को उपस्थित होने से एक व्यक्ति का शरीर दूसरे व्यक्ति के शरीर से स्पर्श करने की जो अनुभूति प्राप्त होती है उसे हम भीड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं। अब आपदा पर आते हैं। ठीक है, आपदा पर आते हैं। आपदा क्या है? सबको ध्यान से सुनो। आपदा अचानक हटने वाली घटना को आपदा कहा जाता है। चलिए सबको ध्यान सुनेंगे। आपदा किसे कहते हैं? तो अचानक घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। सबको मेरे साथ दोहराएंगे। अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। आपदा किसे कहते हैं? तो अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। कोई समस्या किसी को? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई आपदा जो है ना, मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो। मुख्य रूप से 2 प्रकार के। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है मानव निर्मित आपदा। उससे पहले एक बार और आप इसको देखने का काम करेंगे। अचानक घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? आपदा। अचानक घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अचानक घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। चलिए समझ में आ रहा है? अचानक घटने वाली घटना को क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि हमें लिखने में कोई समस्या ना हो और आपको आसानी से जो है हम समझा सके। चलिए, अचानक घटने वाली घटना को आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। आपदा कितने प्रकार के हो गए? 2। पहला आपदा का नाम है 1 नंबर में प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। चलिए आपदा, अब ध्यान से सुनना है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और प्राकृतिक आपदा क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक द्वारा घटित घटना को, प्राकृतिक द्वारा घटित घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक द्वारा घटित घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे में देखेंगे, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान इत्यादि इत्यादि। अब देखना है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक द्वारा घटित घटना को हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान इत्यादि बहुत सारे आते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना है कि बाढ़ जो है आता है, बाढ़ तेजी से आता है कि धीरे धीरे? तेजी से। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। बाढ़ आता है तेजी से, सूखा आता है तो क्या कहेंगे? धीरे धीरे। क्या कहेंगे?
धीरे धीरे। ये दोनों सवाल बोर्ड ने पूछने का काम किया है कि बाढ़ आता है तो तेजी से ऑब्जेक्टिव के तौर पे, और सूखा आता है तो धीरे धीरे, सूखा आता है तो धीरे धीरे। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। प्राकृतिक द्वारा घटित घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि ये सब प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। बाढ़ जो आता है ना वो तेजी से आता है, जबकि सूखा जो है कई वर्षों तक बारिश न होता, और बारिश न होने के कारण पृथ्वी के जल स्तर का क्या ना नीचे गिर जाना एक सूखे की स्थिति को दर्शाता है। जबकि दूसरा नंबर में है मानव निर्मित आपदा। क्या है? मानव निर्मित आपदा। नाम मानव निर्मित आपदा, ध्यान सुनेंगे, मानव निर्मित आपदा। तो मानव द्वारा घटित आपदा को या घटना को मानव निर्मित आपदा कहते हैं। मानव द्वारा घटित या निर्मित आपदा को मानव निर्मित या मानव घटित आपदा कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित आपदा को मानव निर्मित या मानव घटित आपदा कहते हैं। अब जैसे मानव द्वारा निर्मित आपदा के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? अपहरण, डकैती, लूट, रेल दुर्घटना इत्यादि। तो जो मानव द्वारा होगा उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित आपदा। और जो प्राकृतिक द्वारा होगा प्राकृतिक। सवाल इसे पूछेगा, 2 नंबर का अगर सवाल पूछता है तो पूछ सकता है कि बताइए कि मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा में क्या अंतर है, या प्राकृतिक आपदा के कुछ उदाहरण दे या मानव निर्मित आपदा के कुछ उदाहरण दे। इस तरह से सवाल आपको पूछने का कार्य करेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस तरह का डिफिनेशन अगर कभी भी जगह तो दोनों का डिफिनेशन लिखने का कार्य करेंगे। जैसे प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा घटित घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के उदाहरण में जैसे में आप लिख सकते हैं कि बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान इत्यादि। जबकि मानव निर्मित आपदा एक ऐसी आपदा है जिसमें मानव द्वारा इनकी सारी घटित क्रियाएं होती है, जिसमें अपहरण, डकैती, चोरी, लबारी, रेल दुर्घटना, बस दुर्घटना, नहीं, ये सब आपको आपदा क्या आ सकता है ना, मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आ सकता है। आगे बढ़ते अब हम लोगों को पढ़ना है चारागाह के बारे में। क्या पढ़ना है? चारागाह के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चारागाह के बारे में। चलिए चारागाह के बारे में। चारागाह क्या है? तो सीधा सीधा बात है, पशुओं के चराने वाले स्थान को चारागाह कहते हैं। पशुओं को चराने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। पशु को चराने वाले स्थान को चारागाह कहते हैं। इन चारागाह के अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम विलियम अस्टर लायर्ड ने 1833 में अध्ययन किया। चारागाह के बारे में, चारागाह किसे कहते हैं? तो पशुओं को चराने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। पशुओं को चराने वाले स्थान को क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। और चारागाह के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन विलियम फास्टर लायर्ड ने 1833 में करने का कार्य किया। अब चलिए अगला जो है वह है कि सामाजिक समस्या क्या है। क्या सामाजिक समस्या क्या है? आप ही बताइए। समाज में उत्पन्न समस्या को या समाज द्वारा उत्पन्न समस्या को या समाज के ऊपर उत्पन्न समस्या को ही सामाजिक समस्या, समाज के द्वारा उत्पन्न समस्या या समाज के ऊपर उत्पन्न समस्या को ही सामाजिक समस्या कहते हैं ना। जो समाज के सभी लोगों का जो समस्या हो उसे हम सामाजिक समस्या। अब देखिए सामाजिक समस्या में आ गया। अब समाज में, हम जिस समाज में पहले बता दो समाज किसे कहते हैं। समाज क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात कि वैसे स्थान जहां पर अनेक जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं और अपनी जीविका पार्जन करते हैं उसे समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज का। कोई समस्या किसी को? इसी क्रम में सामाजिक समस्या क्या है? तो सामाजिक समस्या को लेकर के ले लीजिए बिजली, पानी, स्कूल, लाइब्रेरी, फील्ड, कह सकते हैं ना कि इसके अलावा जो है ना पीने योग्य पानी,
उसके अलावा आप कह सकते हैं ना कचरा का निपटाना यानी कचरा का अधिक होना, इन सभी समस्या जो है ना सामाजिक समस्या। इसके अलावा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस प्रकार का भी समस्या जो सामाजिक समस्या के अंतर्गत ही आता है। अब आगे बढ़िए, वंचना किसे का, वंचना किसे, चलिए, तो किसी वस्तु को खोने का भय वंचना कहलाता। किसी वस्तु को खोने का भय वंचना कहलाता। किसी वस्तु को खोने का भय क्या कहलाता है, वंचना का। अब जैसे कि कहीं गांव समाज में, अब जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर मेला वगैरह लगता है और मेला के दौरान हम लोग मेला जाते हैं तो माता जी द्वारा ये हमें निर्देश दिया जाता है कि जो तुम पैसा और मोबाइल लिए हो उसे सुरक्षित रखना। माता जी का आदेश है, कैसे ना मानूं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रहते हैं। मेला में जाते हैं तो बार बार अपने द्वारा अपने पॉकेट में रखे पैसों को बार बार देखते हैं और उसको ऐसा भय सताता है कि कहीं इसकी चोरी ना हो जाए ना, यही बात है। तो किसी वस्तु को खोने का हमेशा जो डर सताता है उसको हम क्या कहते हैं, वंचना का। किसी वस्तु को हमेशा खोने का डर सताना क्या कहलाता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, हमें इतना भरोसा है। चलो, हम काफी तेज बोलते हैं लेकिन यहाँ पर तेज न इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी मेरी समस्या भी नहीं ठीक है, तबीयत खराब है और इनमें भी क्लास ले रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि थोड़ा सा मेरा आवाज स्लो जा रहा है। ऐसा बात नहीं, हम काफी तेज बोलते हैं, इतना तेज बोलते हैं कि आपको समझ में भी ना आए, काफी आगे से निकल जाता है। जब क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो सबको आता है कि सर आप बड़ी तेज बोलते हैं, लेकिन हम यूट्यूब पर आने के बाद बहुत स्लो बोलते हैं। कारण क्या है कि हम कुछ कम लिखते हैं और उसमें ज्यादातर बताना रहता है। बंद कर दीजिए, ओके। चलिए, अब है निर्धानता। निर्धानता के बारे में देखें, ठीक है। निर्धानता क्या है, निर्धानता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे कि अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को पूरा करने में असमर्थ हो जाना निर्धनता का है। निर्धनता के मतलब होता है निर्धन, जिसके पास धन ना हो उसको निर्धन कर ना। तो जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है उसे निर्धन या निर्धनता के रूप में जाना जाता है। अब भाई निर्धनता का कारण क्या है, तो निर्धनता का बहुत सारा कारण है। चलिए, निर्धनता किसे कहेंगे, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ हो जाना क्या कहलाता है, निर्धनता कहलाता है। तो निर्धनता का कारण क्या है, तो निर्धनता का कारण, सबसे बड़ा कारण जो है ना, बृहद जनसंख्या। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई उत्पादन निर्धनता का क्या है, सबसे बड़ा कारण है, बृहद जनसंख्या। दूसरी बात है कि संपत्ति का असमान वितरण। संपत्ति का असामान्य वितरण मतलब सभी लोगों के पास एक जैसी संपत्ति नहीं है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है। तीसरा जो है वो है बेरोजगारी। क्या है, बेरोजगारी, ये भी जो है एक समस्या है। चौथा जो है अशिक्षा। अशिक्षा ये भी हमारे निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है। पांचवा जो है संसाधन की अनुपलब्धता, ठीक है। छठा जो है बढ़ती हुई महंगाई, भौगोलिक कारक ना, इन सभी कारणों से हम जो है निर्धन और असहाय साबित हो, निर्धन और असहाय साबित हो। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है नागरिकता। क्या है, नागरिकता। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख लेंगे अपना बड़ा करके, ठीक है, बड़ा करके लिखने के। अब जो है ना हमारा सवाल आता है कि नागरिकता किसे कहते, क्या कहते हैं, नागरिकता किसे कहते। चलिए ध्यान से सब कुछ सुनेंगे, याद हो जाएगा। नागरिकता का अर्थ है कि नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन विभाग और न्याय विभाग में भाग लेता है। नागरिकता किसे, नागरिक और नागरिकता क्या है, तो सबसे पहले देखिए, नागरिकता की परिभाषा को लेकर कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया, कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया। जैसे पहला है अरस्तु। अरस्तु कहते हैं
कि नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन विभाग या न्याय विभाग में भाग लेता है। नाम, नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के शासन विभाग और न्याय विभाग में क्या करता है, भाग लेता है। जबकि लॉस्की का कहना है, लॉस्की का कहना है कि अपनी शिक्षित बुद्धि को जनहित में लगाना नागरिकता कहलाता है। अपनी शिक्षित बुद्धि को जनहित में लगाना नागरिकता कहलाता है। अपनी शिक्षित बुद्धि को जनहित में लगाना नागरिकता कहलाता है। चलिए, इसी को लेकर के बहुत सारे लोगों ने अपना अपना विचार देने का काम किया है। अब अच्छे नागरिक के गुण थोड़ा सा हम लोग को देखना है। अच्छे नागरिक को गुण को देखना है। अच्छे नागरिक का गुण क्या होता है, तो आप ही बताइए। अच्छे नागरिक का गुण होता है एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे की प्रतिष्ठा करना, एक दूसरे की क्या करना, सुख दुख में भाग लेना। ये सब क्या होता है, अच्छे नागरिक की क्या होता है, एक पहचान होती है। सबसे पहले एक अच्छे नागरिक देश के प्रति कर्तव्य परायण होता है। एक अच्छे नागरिक देश के प्रति क्या होता है, कर्तव्य परायण होता है, ईमानदार होता है, निष्ठावान होता है, वफादार होता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। दूसरी भाषा में कहे कि एक शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्य को ही समझ सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना क्या कहलाता है, एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है। उसके बाद जो आता है वो आपको क्या मिलेगा, अधिकार। क्या मिलेगा, अधिकार। अधिकार किसे कहते हैं, तो अधिकार को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का विचार। जैसे हम आपको बता दें कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे जीवन जीने के लिए समाज की आवश्यकता होती है और समाज की आवश्यकता होती है तो समाज में उनके समाज के द्वारा या समाज में उनका कुछ राइट भी बनता है, अधिकार भी बनता है। उसी का परिभाषा आपको हम बताने जा रहे हैं कि अधिकार की परिभाषा को लेकर कई लोगों का विचार अलग अलग है। जैसे लॉस्की कहते हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिसके बिना कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार के बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह कथन जो है लॉस्की का है। किसने कहा कि बिना अधिकार का व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, तो लॉस्की ने कहा। इसके अलावा टी.एच. ग्रीन महोदय का कहना है कि अधिकार वे शक्तियां है जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। अधिकार वे प्रक्रिया है जो मनुष्य होने के नाते जो है ना मनुष्य के कार्य को पूरा करना जरूरी होता है। तो इस तरह से कई लोगों ने, जैसे बेसांके, वाइल्ड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार देने का प्रयास किया और इस तरह से उन्होंने अपना विचार रखा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार।